प्रदीप जी, आप ही से शुरू करेंगे क्योंकि अभी कर्नाटक के नतीजों का हैंगओवर सही मायने में उतरा नहीं है। प्रदीप जी, शपथ ग्रहण समारोह की पॉलिटिक्स बाद में, पहले मैं प्रदीप जी आपसे यह जानना चाह रहा हूं, पैनलिस्ट के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कर्नाटक चुनाव में अब जबकि सारा विश्लेषण हो चुका है, आपके 3-4 बड़े बड़े पॉइंट्स क्या हैं विज़-अवी नेशनल पॉलिटिक्स? प्रदीप जी। देखिए मानव जी, पहले तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी राज्य के परिणाम आते हैं और चुनाव के परिणाम आते हैं, हम उसको नेशनल इलेक्शन, लोकसभा और खासकर जब नज़दीक हो, 1 साल के अंदर हो, तो उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि इतिहास गवाह है कि राज्य के इलेक्शन का आउटकम जो भी आया हो, डायनामिक्स जो भी रहे हो, उसका नेशनल इलेक्शन में जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सरोकार नहीं होता है। लेकिन हाँ, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है कि दूसरी जो तरफ है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पार्टीज़ के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर अच्छा खासा उत्साह आता है। जो भी पार्टी जीतती है नेचुरली है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात हो, क्योंकि इसमें कांग्रेस को अच्छी ज़बरदस्त जीत हासिल हुई है, तो कांग्रेस को बूस्ट करने की, बूस्टर डोज की जो ज़रूरत थी, वो कर्नाटक से ज़रूर मिला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस को अच्छा खासा बूस्टर मिला है आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, और विपक्षी एकता या बीजेपी को एक अच्छे विकल्प अपोजिशन के तौर पर फाइट देने के लिए जो ऊर्जा मिली है, वो जरूर मिली है। ये मैं कह सकता हूं नेशनल लोकसभा इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में। ओके। और जाहिर है ये डिबेट बहुत पुरानी है प्रदीप जी, कि राज्य के चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर असर होता है या नहीं होता है। एक राज्य के चुनाव का नतीजा क्या देश का मूड बताता है या नहीं बताता है, वो अलग डिबेट है। पर अगर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के ही 28 लोकसभा सीट बहुत अहम होने वाले हैं जी। आपको लगता है कि क्योंकि जो राज्य का नतीजा आया है, अगर उसे लोकसभा की सीट्स में कन्वर्ट करें तो शायद 21 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखती है, और अब कांग्रेस पार्टी ने डी के शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सिद्धारमैया को सीएम, तो बहुत सोच समझकर यह कदम भी उठाया गया। आपको लगता है 21 सीटों पर जो कांग्रेस स्टेट इलेक्शंस में आगे है, लोकसभा में वो वही ट्रेंड दिखाई दे सकता है अगर कांग्रेस अपने कार्ड्स ठीक से खेले? देखिए, अब हमारे सामने तो परिणाम है ना। परिणाम पिछले बार भी जो है 80 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और जेडीएस को 37, और बीएसपी को, जिनके साथ उनका गठबंधन था, 1 सीट मिली थी। कहने का मतलब ये हुआ 80 और एक कैलकुलेशन के हिसाब से आप 40 मान लीजिए, करीब करीब 120 सीट के ऊपर इन दोनों ने मिलके विजय हासिल की थी, अलग अलग चुनाव लड़के। ये बहुत बड़ी बात है। लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ कि जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, और उसी समय इनकी गठबंधन में कुमारस्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक के अंदर 2019 में सरकार भी थी, जो कि 2018 में बनी चुनाव के बाद, है ना। तो उस लिहाज से देखें, वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें, राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से देखें, कि तभी भी कुमारस्वामी की सरकार थी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, अभी भी कांग्रेस की सरकार है बिना गठबंधन में। उससे बड़ी चीज जो सबसे अहम है और महत्वपूर्ण है कि लोकसभा 19 का इलेक्शन दोनों पार्टियों ने अलायंस में लड़ा। कर्नाटक के अंदर जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस का मतलब है उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा और सपा का अलायंस, उसके वही सेम मायने है वोट परसेंटेज के लिहाज से। क्या नतीजा आया? 51% वोट मिला बीजेपी को, और इन दोनों का कंबाइंड वोट शेयर करीब 42% था। दोनों का कंबाइंड वोट शेयर करीब 42%। सीटों के लिहाज से 28 में से बीजेपी ने 25, एक सीट के ऊपर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीती, और एक सीट मिली कांग्रेस को और जेडीएस को। अब आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि राज्य के इलेक्शन का जो होता है, असेंबली इलेक्शन का असर जो होता है लोकसभा में, कितना होता है या कितना नहीं होता है। मेरे हिसाब से सबको आंसर मिल गया होगा। अब ये शपथ ग्रहण समारोह में जो सारे नेता जुटेंगे पूरे देश भर के, और शक्ति प्रदर्शन होगा, इसमें कोई मैसेजिंग लोगों के बीच जाती है क्या प्रदीप जी? जमीन पर कोई असर होता है क्या इस शक्ति प्रदर्शन का?
देखिए, कोई भी चुनाव होते हैं, हम चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, जो वोटर है उनके लिहाज से ये होता है कि मैं किसे इलेक्ट करूं। ये इलेक्शन है, उसके समक्ष क्या विकल्प अवेलेबल है। एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो अपने दुनिया भर के दावे करेगी कि उसने कितने अच्छे अच्छे काम किए, और एक विपक्ष होगा जो कि ये बताएगा कि हम आएंगे चुन के, हमें आप भेजेंगे तो हम ये सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी चीज होती है, जब विकल्प दो सामने खड़े हो तो जनता ये देखती है कि कितना क्रेडिबल विकल्प सामने खड़ा हुआ है। तो जैसे आपने विपक्षी एकता और मंच और मैसेज संदेश की बात करी, वो संदेश तब मायने रखता है जब संदेश जमीन के ऊपर भी उतर कर जाए। जैसे पिछले बार भी इस तरह की एकता थी, अभी मुझे जेडीएस को न्योता गया है कि नहीं ये नहीं पता, और वो इस गठबंधन, विपक्षी एकता के गठबंधन में शामिल हैं कि नहीं वो पता नहीं है अभी मुझे, तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता। क्योंकि कर्नाटक की बात करें तो वो तो एक अभिन्न अंग है विपक्षी एकता के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेडीएस। ठीक है, तो क्रेडिबल जब तक, अब 3 4 5 लोग जब लेके जाएंगे एज ए विपक्ष जनता के समक्ष, फिर जनता कंफ्यूज हो जाती है, तो फिर उसको लगता है यार इसमें से बेहतर कौन है, उसको वो इलेक्ट कर लेती है। तो बड़ी बात ये, संदेश से बड़ी बात है जमीन के ऊपर हकीकत क्या होने वाली है। एक चीज और प्रदीप जी, कर्नाटक में जब से कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, सारे कांग्रेस नेता कह रहे हैं देखिए हमने पूरे देश का एक टेम्पलेट तैयार कर दिया है। अब पूरे देश की जनता ऐसे ही सोच रही है, यही मुद्दे चलेंगे जो हमने कर्नाटक में चलाए। बीजेपी के मुद्दे जैसे हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के कर्नाटक में फेल हुए, पूरे देश में फेल होने वाले हैं। क्या ऐसा होता है क्या? अब उसका भी एक उदाहरण दे देता हूं जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही करीबी का है। 2018 में नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, जो कि इस बार भी होंगे। पिछली बार 18 में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, उस समय बीजेपी की भी केंद्र में सरकार थी। क्या आप सोच सकते हैं इन 5 में से एक भी जगह बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की? एक भी जगह बीजेपी की जीत हासिल नहीं हुई। सभी 5 जगहों पे विपक्षी पार्टियों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस का, मिजोरम में वहाँ की लोकल पार्टी का, और केसीआर की पार्टी का, टीआरएस का तेलंगाना के अंदर। क्या रिजल्ट है सबके सामने। ओके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर ले, सिर्फ 1 सीट मध्य प्रदेश में, 1 सीट छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में 1 भी सीट नहीं आई। तो कहने का मतलब वापस वो हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जैसा हुआ उसका हूबहू इस बार भी रिपीट होगा। मैं वापस कह रहा हूं, जनता इस बात का आकलन करती है कि हमारे लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है, और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेती है। तो अपना विकल्प प्रस्तुत कर पाने में यदि विपक्षी दल सक्सेसफुल होते हैं तो जनता शायद उस पर विचार करे, वरना जो 19 में हुआ है वही 24 में भी तो फिर कर्नाटक के चुनाव से, नतीजों से सबसे बड़ा संदेश निकला क्या प्रदीप जी? फिर नहीं, कर्नाटक के चुनाव से सबसे बड़ा संदेश तो यही निकला कि आप जनता को हल्के में नहीं ले सकते हैं। पिछली बार आपने जो भी सरकार के जनता के समक्ष वादे किए थे, वो यदि देखिए कर्नाटक की जनता ने पिछले 5 साल में 3 अलग अलग तरीके की सरकारें देखी। एक एचडी कुमारस्वामी की कांग्रेस के अलायंस में, एक येदियुरप्पा जी की, और 21 महीने आखिरी में बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी की सरकार। तो जनता पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई, यार हमने जिनको चुन के भेजा था ये क्या हो रहा है। और उसी के चलते आप देखिए कि जनता ने ये निश्चय लिया कि भाई कुमारस्वामी भी उपयुक्त नहीं है, बीजेपी भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। पूरा का पूरा बहुमत जो है 135 136 सीटों के साथ एक निर्दलीय को जोड़ दें कांग्रेस समर्थित, तो बड़ा अच्छा खासा वो निर्णय दिया। यानी पहली पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच का अंतर देखिए, 136 और उसके बाद 66 सीटें बीजेपी की। इतना क्लियर कट मैंडेट देके भेजा है। वही बात हो गई कि आप जनता, मैंने जैसे कहा ना कि विकल्प, पिछली बार विकल्प दिया, कुमारस्वामी को भी बना दिया मुख्यमंत्री और बीजेपी को भी बना दिया।
लेकिन उनकी आशाओं के अनुरूप उनको परिणाम नहीं मिले तो उनने बोलते ना सारे घर के बदल दिए। पूरे घर के बदल डाले। और सिद्धारमैया जिन्होंने 5 साल की सरकार पहले भी पूरी की थी, उनका उन्होंने अच्छा पाया पूरे 5 साल। उन्होंने, जनता ने पाया कि इनका प्रशासन तो यार इन तीनों मुख्यमंत्रियों से फार बेटर था, और रिजल्ट परिणाम आपके सामने। ठीक है, ओके, ऑल राइट।